हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम। मैं पूजा परचम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा बर्निंग टॉपिक क्या है, नेपाल से है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, इन्होंने रिजाइन कर दिया है और अब नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो रेजिग्नेशन दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ पर बातें की गई, और आपके यहाँ पर प्रश्न ये बनता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इन सब मामलों में इंटरफेरेंस कर सकती है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकती है? तो वो सारी बातें हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा बर्निंग टॉपिक है बाय सुप्रीम कोर्ट रिमूव केपी शर्मा ओली। सुप्रीम कोर्ट ने केपी शर्मा ओली, जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें रिजाइन करवाया है। इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके पहले काफी सारे बर्निंग इश्यूज मैंने कवर किए हैं, तो आप परचम की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके सारे वीडियोस को एक बार देख सकते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्यों? क्योंकि लास्ट में है आपके लिए क्विज, और क्विज जो होगा वो आपके अपकमिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो उस क्विज का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि आपको पता है एनआरए सीईटी का एग्जाम भी बहुत ही जल्दी होने वाला है, और ये सभी क्विज उसमें काम जरूर आएंगे, क्योंकि स्टैटिक वहीं से बनता है जो भी चीजें करंट अफेयर्स में होती है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा परचम की एप्लीकेशन पे। तो सबसे पहले देखिएगा, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन टुडे, काफी सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को कवर किया है कि केपी शर्मा ओली को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वो रिजाइन कर दें, और अब उनकी जगह शेर बहादुर दुईबा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। कहाँ के? नेपाल के। तो ये क्या सारा पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, क्या सब यहाँ पे पॉलिटिकल आपके आर्टिकल्स यहाँ पर बिलोंग करते हैं, वो सारी चीजें आज हमें यहाँ पे कवर करनी है। तो सबसे पहले छोटी सी बात मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा है भारत। अच्छा, भारत में क्या है? तो भारत में आप देखोगे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। पार्लियामेंट आप देखते हो, भारत में संसद देखते हैं, उसमें दो हाउसेज आपको मिलते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अपर हाउस को आप जनरली राज्यसभा के नाम से जानते हो, लोअर हाउस को आप लोकसभा के नाम से जानते हो। और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो जनता के द्वारा, मतलब हमारे द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होके जाते हैं। इसलिए हाउस ऑफ द पीपल किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। और लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है। लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है उसको ही आप क्या नियुक्त करते हो? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हो, राइट? जैसे कि भारत में राज्यसभा और लोकसभा है, वैसे ही नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया? तो नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 2015, ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि 2015 में नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया। और यहाँ पर नेपाल में भी क्या होगा, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को नेशनल असेंबली कहा जाता है, और लोअर हाउस को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लोकसभा कहते हैं। अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो कहाँ से होगा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है, मेजोरिटी नंबर ऑफ सीट्स पे जो होता है, वही मेजोरिटी लीडर जो होता है वो क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर? विद्या देवी भंडारी जी हैं। चलिए अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हुआ क्या, न्यूज में देखते हैं कि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाउस ऑफ पीपल को या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि केपी शर्मा ओली ने प्रेसिडेंट को कहा था कि आप लोकसभा को या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर दीजिए? डिसॉल्व कर दीजिए, और हम अपने नए इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे नवंबर के महीने में। ऐसा किसने कहा था? केपी शर्मा ओली ने। तो केपी शर्मा ओली के कहने पर जो प्रेसिडेंट थी विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि लोकसभा को भंग कर दिया। ठीक है, मतलब सरकार क्या हो गई? गिर गई, और बोला गया कि हम बहुत जल्दी नए इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, और उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी कि नवंबर के महीने में हम क्या करेंगे? नए इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, ऐसा केपी शर्मा ओली ने कहा। लेकिन नेपाल के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, जो आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो डिसॉल्व नहीं होगा, वैसे ही काम करता रहेगा जैसे कि वो काम कर रहा था। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, और क्यों सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। कुछ समय पहले, 5 महीने पहले भी जो था, केपी शर्मा ओली ने विद्या देवी भंडारी को कह के जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसे डिसॉल्व कराने की बातें की गई थी। इसलिए यहाँ पे 5 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई। अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से मुझे एक प्रश्न याद आता है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि अभी तक इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किस केस में बनी है और कितने मेंबर्स उसमें शामिल थे? ठीक है ना। और यहाँ पर नेपाल में 5 मेंबर की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और ऑर्डर दिया कि नहीं,
नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। और विथ इन टू डेज जो है वो केपी शर्मा ओली रिजाइन करेंगे और नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे। कौन? शेर बहादुर दुईबा। तो शेर बहादुर दुईबा को जो है ओथ कराई गई है, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 5 जजेस की बेंच बनाई गई थी, इसको रन किसने किया या लीड किसने किया? तो लीड किया था चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा ने। इनका नाम भी याद रखेंगे। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस कैसे आया? ये तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बातें थी, लोकसभा और राज्यसभा की बातें थी, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे बीच में आया? तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता देते हैं। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आपको पढ़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, बहुत सारे राइट्स है, लेकिन अगर कोई भी आपके राइट्स का वायलेट करता है तो आप कहाँ जाओगे? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकार होता है रिट जारी करने का अधिकार। रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में होता है सुप्रीम कोर्ट को, जिसके जरिए वो रिट जारी कर सकता है। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि रिट क्या होती है। रिट का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकती है काम को करने की। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो आप उसका रीजन दीजिए। अगर आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया तो 24 घंटे के अंदर उसको आप कोर्ट में पेश कीजिए। या कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई ऑफिसर है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है और बोल सकती है कि आप अपना काम सही तरीके से कीजिए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से रिट जारी करी और यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिसॉल्व नहीं होने दिया। चलो इसकी कहानी हम समझते हैं। तो विद्या देवी भंडारी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो नेपाल का लेजिस्लेटर है उसमें 275 मेंबर्स हैं, जिसमें से 271 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 4 मेंबर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट चार्ज के होते हैं। अब यहाँ पर 270 मेंबर्स का इलेक्शन हुआ तो केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट जीत गई और वो क्या बन गए? बिल्कुल एनसीपी से बिलोंग करते हैं, एनसीपी से बिलोंग करते हैं केपी शर्मा ओली, और वो क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन उनको मेजोरिटी पूरी नहीं थी, उन्होंने गठबंधन की सरकार मतलब 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आपस में मिलके यहाँ पर क्या बना लिया इन्होंने? आपकी सरकार बना ली। प्रचंडा के नाम आपने सुना होगा, प्रचंडा नेपाल में चलता है प्रचंडा। तो प्रचंडा की गवर्नमेंट और एनसीपी गवर्नमेंट ने आपस में मिलकर नेपाल में गवर्नमेंट बनाई। और इन लोगों ने क्या डिसाइड किया? इन लोगों ने डिसाइड किया कि आधा टेन्योर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइएगा एनसीपी से, और आधा टेन्योर जो है वो प्रचंडा से हम लोग क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो केपी शर्मा ओली का टेन्योर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो केपी शर्मा ओली ने सोचा कि क्यों ना मैं लोकसभा को क्या कर दूं? डिसॉल्व कर दूं, और डिसॉल्व करने के बाद वापस से इलेक्शन करवा दूं, जिससे मैं वापस से क्या बन जाऊं? प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। इसलिए केपी शर्मा ओली ने आज से 5 महीने पहले क्या किया था? लोकसभा को या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिसॉल्व कर दिया था। लेकिन तब भी ये बात मानने से मना कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। काफी सारे लोगों ने पिटीशन भी फाइल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मना कर दिया था कि नहीं, लोकसभा को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। अब बात आती है कि केपी शर्मा ओली को बोला गया कि आप कॉन्फिडेंट मोशन को पास करो, जिसको आप विश्वास प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, कि आपके पास मेजोरिटी है या नहीं और आप प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं या नहीं। ऐसी बात किसे कही गई? केपी शर्मा ओली को कही गई कि आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस मोशन पास कीजिए। केपी शर्मा ओली ने कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया, लेकिन आपको हैरानी होगी, वो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए। कॉन्फिडेंस मोशन वो हार गए। हारने के बावजूद भी वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, अभी भी वो प्राइम मिनिस्टर थे, जबकि वो कॉन्फिडेंस मोशन हार चुके थे। अब केपी शर्मा ओली सोच रहे हैं मैं वापस से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को क्या करता हूँ? डिसॉल्व कर देता हूँ और नवंबर में इलेक्शन कंडक्ट करा देता हूँ। इसलिए इन्होंने अनाउंस कर दिया कि नवंबर 12 से लेकर 19 तक हम क्या करेंगे? इलेक्शन कराएंगे। ऐसा विद्या देवी भंडारी ने कहा बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हो गया। और इलेक्शन कमीशन ने भी एकदम शेड्यूल बना लिया था कि हम इलेक्शन कराएंगे। लेकिन बहुत सारे पिटीशंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर होने लगी, और इनफैक्ट जो अपोजिशन पार्टी थी उन लोगों ने भी पिटीशन को दायर किया। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, कि नहीं, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये तो हमारे संविधान के खिलाफ है। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंस मोशन लूज कर जाता है, वो फिर से प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि आप इस तरीके से बार बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो पीपल्स को, जनता को रिप्रेजेंट करता है, और जनता के द्वारा चुने हुए लोग ही वहां पर रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं। तो ये पिटीशन दायर की गई। लगभग 146
जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर थे उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से नहीं रिजॉल्व कर सकते। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर किसको बनाइए, दोइबा को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाइए, ऐसा पिटीशन में फाइल किया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आया और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल निर्णय मानने से मना कर दिया और कहा कि 2 दिन के अंदर नया प्राइम मिनिस्टर चाहिए। तो बिल्कुल 2 दिन के अंदर नया प्राइम मिनिस्टर बन गया। बातें समझ में आई कि क्या यहाँ पर हुआ, और इन्होंने एक रिट जारी की। अभी हम देखते हैं कौन सी रिट सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। सबसे पहले हम एनसीपी की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये वो एनसीपी नहीं है शरद पवार वाली, ठीक है। ये जो एनसीपी है ये है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो कि केपी शर्मा ओली की पार्टी है, और पुष्पा कमाल दहाल जो कि प्रचंडा से बिलोंग करते हैं, इन दोनों ने मिलके यहाँ पर इस सरकार को रन करने का डिसीजन लिया था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई कि क्राइसिस कब से स्टार्ट हुए थे और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया, ठीक है। अब अगली हम बात यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पर मैंडेमस रिट जारी की गई है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब कितने प्रकार की रिट होती है तो मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के जरिए 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है, जिनमें से एक होती है मैंडेमस। और मैंडेमस का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऑफिसर को, पब्लिक अथॉरिटी को अपना काम करने के लिए बोल सकता है, ऑर्डर दे सकता है। ये मैंडेमस यूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और 2 दिन के अंदर केपी शर्मा ओली को रिजाइन करने और नया प्राइम मिनिस्टर बनाने की बातें यहाँ पर की गई हैं यूजिंग आर्टिकल नंबर 76(5), ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं दुआबा साहब, तो ये 5वीं बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। कौन सी बार है, ये क्वेश्चन बन सकता है, किस नंबर के हैं ये, मतलब कितनी बार बन चुके हैं ये। 5 बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इसके पहले 2017 में थे, 2004 थे, 2001 में थे, और 1995 में भी ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं, और ये 5वीं बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में ओथ मतलब शपथ ग्रहण कर रहे हैं। अब भारत के लिए ये चुनौती है कि देखते हैं कि इनके साथ भारत के पॉलिटिकल संबंध कैसे रहेंगे। जरा हम केपी शर्मा ओली के बारे में बात कर लेते हैं कि केपी शर्मा ओली के साथ भारत के क्या हमारे संबंध रहे हैं। तो केपी शर्मा ओली जो है वो 2017 में जो है वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने थे। साथ ही साथ जब नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 2015 में, तब भी केपी शर्मा ओली ही यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, केपी शर्मा ओली का भी एक डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट आया था कि जो योगा है, आपने 21 जून को क्या किया, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया, और केपी शर्मा ओली ने क्या कहा था कि योगा का जो बॉन्ड हुआ है वो इंडिया से नहीं हुआ है, योगा का बॉन्ड जो है वो नेपाल से हुआ है। साथ ही साथ केपी शर्मा ओली ने जो अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया था उसमें भारत की 3 जगह, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुधीरा, तो काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुधीरा को, इन तीनों जगहों को अपने मैप में भी दिखाया था। तो काफी ज्यादा इंटेंस रिलेशन अभी नेपाल और भारत के बीच में चल रहा है। तो आप सभी तो जानते हैं कि नेपाल और भारत के बीच की जो बाउंड्री है वो भी एक ओपन बाउंड्री है। तो काफी ज्यादा डिस्प्यूट यहाँ पर काली रिवर को लेकर भी देखने को मिल रहा था। तो ये रिलेशन भारत और नेपाल के बीच में केपी शर्मा ओली की सरकार के समय थे। अब देखना ये है कि नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और किस तरीके से हमारा पॉलिटिकल रिलेशन चेंज होता है नई गवर्नमेंट के साथ। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्या यहाँ पर मुद्दा चल रहा है और कौन से आर्टिकल यहाँ पर इन्वॉल्व किए गए हैं। अब आपको एक छोटे से क्विज का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। पहला क्वेश्चन है, द पावर टू इशू रिट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इन्वेस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, किस आर्टिकल के जरिए सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट को भी होता है। तो आपको बताना है कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के जरिए रिट जारी कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, आर्टिकल 31 या आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आरआरबी एनटीपीसी जो एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ था और जिसका 7th फेज अभी जुलाई में होना है, ऐसा रेलवे ने कहा है। तो आपको बताना है, हु इज द नेशनल एनिमल ऑफ द नेपाल, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ नेपाल। आप सभी जानते हैं नेपाल और भारत के बीच में 5 स्टेट ऐसे हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। आपको बताना है सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन सा स्टेट शेयर करता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द इंडिया नेपाल बॉर्डर। इंडिया और नेपाल के बीच की जो बॉर्डर है उसकी टोटल लंबाई लगभग कितनी है। इन प्रश्नों के आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के सही आंसर का। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच।